यूक्रेन रूस के बीच खेरसोन में भीषण जंग जारी है, लेकिन दावा कुछ और किया गया। मिसाइल अटैक को लेकर जो दावा किया गया उससे पूरे यूक्रेन के लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच रही थी। और क्या है कखोवा का डैम पर हमले का सच, देखिए। जैसे ही रूस ने डैम पर यूक्रेन के अटैक का जिक्र किया, हर कोई परेशानी में आ गया था। लेकिन फिर रूस की तरफ से एक बयान जारी कर बताया गया कि सब ठीक ठाक है, डैम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। रूसी एजेंसी के मुताबिक सब कुछ नियंत्रण में है। हवाई हमले को नाकाम कर दिया गया था, फिर भी एक मिसाइल डैम से टकराई, लेकिन डैम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। इस बयान के सामने आने के बाद पुतिन के इरादों पर सवाल उठने लगा है कि आखिर पुतिन की मंशा क्या है। क्या वो डैम का डर दिखाकर यूक्रेन पर नया दबाव बनाना चाहते हैं? क्योंकि अगर काकोवा का डैम की बात की जाए तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है और इस डैम के ध्वस्त होने से खेरसोन अंधेरे में डूब सकता है और इसका असर भी दिखने लगा है। दावा किया जा रहा है कि खेरसोन के कई इलाके अंधेरे में डूब चुके हैं, तो वहीं खेरसोन में पानी की किल्लत भी होने लगी है। लेकिन एक बार फिर से इसका आरोप रूस की तरफ से यूक्रेन पर लगाया गया है कि जैसे ही खेरसोन में यूक्रेन की सेना दाखिल हुई, वो हमले कर रही है, जिससे बिजली और पानी की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। लेकिन सवाल है कि अपने ही इलाके में यूक्रेन तबाही क्यों मचाएगा, जबकि काकोवा डैम को लेकर ज़ेलेंस्की ने मांग की थी कि काकोवा डैम को रूस नुकसान पहुंचा सकता है। डैम को रूस की सेना बम से उड़ा सकती है। डैम पर अंतर्राष्ट्रीय मिशन की तैनाती की जाए। इसके साथ ही कहा था खेरसोन और क्राइमिया में तबाही आ सकती है। यानी जिस बात का डर ज़ेलेंस्की को पहले से था, वैसा अब होने लगा है। डैम पर हमले वाली साजिश रचकर खेरसोन में तबाही की स्क्रिप्ट कौन लिखना चाहता है? किसकी आंखों में काकोवा डैम खटक रहा है और आखिर खेरसोन का खलनायक कौन है? आइए अब आपको बताते हैं कि इस डैम पर हमले का मतलब क्या है। दरअसल नीपर नदी पर कखोवा का डैम बना हुआ है। वैसे ये डैम यूक्रेन के इलाकों में पड़ता है, लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला करके युद्ध की शुरुआत की तो उसने इस डैम पर भी कब्जा कर लिया था। तब से डैम रूस के कंट्रोल में है। इस कखोवा डैम से क्राइमिया में पानी की सप्लाई की जाती है। तो वहीं जो खबर सामने आई कि इस डैम पर हमला हुआ और हमले में डैम को नुकसान भी पहुंचा, अगर ऐसा है तो डैम टूटने से सबसे ज्यादा खतरा खेरसोन को होगा, क्योंकि नीपर नदी का पानी बाढ़ बनकर खेरसोन में तबाही मचा सकता है। और उधर रूस की सेना के ट्रेनिंग कैंप से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यूक्रेन से जंग के बीच भर्ती हुए रूस के नए सैनिकों के लिए ओपन कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। रूस की सेना के जिन नए जवानों ने युद्ध की ट्रेनिंग ली, उनके लिए एक ओपन कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। सामने आए वीडियो में एक तरफ लाइन लगाकर वो जवान खड़े दिखे जिन्होंने युद्ध की ताजा ट्रेनिंग ली, तो वहीं दूसरी तरफ रूस की महिला कलाकारों ने ओपन कॉन्सर्ट में उनके लिए परफॉर्म किया। इस दौरान रूस की सेना के एक अधिकारी ने भी अपनी प्रस्तुति दी और ट्रेनिंग लेने वाले जवान उनके गाने पर झूमते दिखे। हालांकि ये वीडियो रूस के किस ट्रेनिंग कैंप का है, इसकी जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन बताया गया कि सेना में नए भर्ती हुए जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए इस ओपन कॉन्सर्ट को आयोजित किया गया, क्योंकि यूक्रेन से रूस की लड़ाई भयंकर दौर में पहुंच चुकी है और ऐसे में रूस में बड़ी तादाद में सैनिकों की भर्ती की जा रही है। इसलिए फ्रंट लाइन वॉर में जाने से पहले जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए इस तरह की एक्टिविटी का सहारा लिया जा रहा है। महायुद्ध से जुड़ी हुई एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, राजधानी कीव पर एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है। इसको लेकर अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है और आशंका ये जाहिर की जा रही है कि रूस एक बार फिर कीव के कई बिजली घरों को निशाना बना सकता है, टारगेट कर सकता है, जिससे राजधानी कीव पूरी तरीके से अंधेरे में डूब जाए। रूस यूक्रेन युद्ध में लगातार पुतिन कमजोर पड़ते जा रहे हैं। रूस की सेना खेरसोन से वापसी कर रही है, तो यूक्रेन की सेना खेरसोन के एक इलाके पर कब्जा करने के लिए तैयार है। लेकिन जो पुतिन युद्ध के आगाज से लेकर अब तक बेहद आक्रामक थे, यूक्रेन का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाते थे। युद्ध को लेकर जो कई देशों के निशाने पर आ गए, तो वहीं अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा चुके हैं। ऐसे में आखिर पुतिन ने खेरसोन से हटने का फैसला क्यों लिया?
क्या ये पुतिन की कोई सबसे बड़ी साजिश है? क्योंकि इससे पहले कीव ने पुतिन का प्रकोप झेला है। इस हमले ने सबको दहला कर रख दिया था। जब क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले की 48 घंटे के अंदर कीव दहल गया था। आसमान से आफत बरस रही थी और कीव की कई इमारतों को ड्रोन से निशाना बनाया गया था। युद्ध का ऐसा खौफनाक मंजर कभी ना यूक्रेन ने देखा और ना ही दुनिया ने। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद पुतिन आखिर कैसे अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर हो गए, जिसे लेकर ज़ेलेंस्की पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं। रूसी हमलों की वजह से 45 लाख से ज्यादा लोगों तक बिजली नहीं पहुंच पा रही और कीव में अब भी हालात ठीक नहीं है। ज़ेलेंस्की का ये डर यूं ही नहीं उपजा है, बल्कि लगातार मिल रही रिपोर्ट और घातक चाल से भरा पुतिन का इतिहास इसका जिम्मेदार है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की जनता से अपील की है कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है, क्योंकि एक बार फिर से रूस यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे और बिजली घरों को निशाना बना सकता है, जैसा हाल ही में रूस ने कीव में किया था। और रूस ने यूक्रेन में तबाही का जो प्लान तैयार किया है, उसमें उसका साथ देने के लिए ईरान भी पूरी तरीके से तैयार है। यानी ईरान की मिसाइलों से यूक्रेन को अंधेरे की मार मारने की फिराक में है पुतिन की सेना। करीब 9 महीने से चले आ रहे युद्ध को देखते हुए पुतिन भी समझ चुके हैं कि यूक्रेन को बम, मिसाइल या फिर परमाणु हमले के डर से झुकाया नहीं जा सकता। इसके लिए वो अब उन तमाम जगहों को निशाना बनाने में जुटे हैं, जिससे यूक्रेन की जनता तड़प उठे और फिर ज़ेलेंस्की पर दबाव बने, जिसका जिक्र ज़ेलेंस्की ने भी किया कि रूस को सबसे ज्यादा जरूरत है ईरान की मिसाइल की, जिससे वो फिर से यूक्रेन में तबाही मचा सके। रूस एक बार फिर यूक्रेन में भारी बमबारी कर सकता है और इसके लिए रूस को ईरान की मिसाइलों की जरूरत है। वहीं इसको लेकर कीव में तो ब्लैकआउट के लिए पूरी तरह तैयार रहने के अलर्ट जारी किए गए हैं, जिसमें कीव पूरी तरह अंधेरे में डूब सकता है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और ऐसी स्थिति का अंदाजा ज़ेलेंस्की को भी हो चुका है। इसलिए अभी से यूक्रेन की तरफ से तैयारी की जा रही है। हमले की स्थिति में 30 लाख लोगों को कीव से निकालने का प्लान है। इमरजेंसी ब्लैकआउट की तैयारी में यूक्रेन जुटा हुआ है। वहीं कीव में 1000 ताप केंद्र स्थापित करने की योजना है। विद्युत ग्रिड फेल होने से बचाने के उपाय पर भी विचार चल रहा है, जिससे अगर कभी भी रूस कीव या उसके आसपास हमला करके फिर से विद्युत केंद्र और बिजली घरों को निशाना बनाता है, तो उससे कीव की जनता ज्यादा प्रभावित न हो। Наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, без електрики, без водопостачання. Взагалі ми все померли. Це завдання. І від цього, наскільки ми будемо підготовлені до різних ситуацій, наскільки ми вистоїмо, від цього залежить і майбутнє країни. ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब पुतिन ने रूस के कब्जे वाले खेरसोन इलाके से नागरिकों को हटाने का आदेश दिया है। खेरसोन में यूक्रेन की सेना का कब्जा होता जा रहा है। लेकिन ये सब क्या इतना आसान है? क्या वाकई पुतिन इस युद्ध में हथियार डाल चुके हैं, या फिर जिस बात का डर ज़ेलेंस्की को सता रहा है वो होने वाला है? यानी कीव में होगा टोटल ब्लैकआउट। आइए अब आपको बताते हैं कि कीव में जो खतरा मंडरा रहा है वो अगर आ गया तो उसके लिए यूक्रेन कितना तैयार है। दरअसल क्राइमिया ब्रिज पर जब हमला हुआ था उसके बाद रूस ने कीव को निशाना बनाया था और एक के बाद एक कई सारी मिसाइल वहां पर दागी थी और ऐसे में अब ब्लैकआउट के लिए यूक्रेन अलग से एक प्लान तैयार कर रहा है। आपको बताते हैं राजधानी कीव, जहां पर फोकस यही है कि किसी भी तरीके से बिजली प्लांट्स को नुकसान पहुंचाया जाए, जिससे 40% की बिजली जो है वहां पर ठप हो जाए, यानी कि पूरा का पूरा जो कीव इलाका है वो अंधेरे में डूबता हुआ नजर आए। राजधानी कीव की अगर यूक्रेन की कमर तोड़नी है तो निशाना किस पे साधना है? कीव पर। यही वजह है कि कीव के 12 संयंत्र ध्वस्त अभी तक किए जा चुके हैं। अगला टारगेट भी कीव ही है रूस के लिए।
और वहीं अगर बात की जाए तो 4.5 लाख घरों की बिजली इस वक्त गुल है। लोग ब्लैकआउट की स्थिति का सामना कर रहे हैं और किस तरीके से लगातार उसके बाद भी हमले कम नहीं हुए हैं रूस की तरफ से। और खास तौर पर जो टारगेट बनाया गया वो है कीव, यानी कि यूक्रेन की राजधानी। उस पर लगातार अब भी हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर अंधेरा छा गया है। कई घर इस वक्त ब्लैकआउट की स्थिति में है और इसके साथ ही उन लोगों को बचाने के लिए उन लोगों को अब शिफ्ट किया जा रहा है। 1000 शेल्टर्स वहां पर तैयार कर दिए गए हैं यूक्रेन सरकार की तरफ से, ताकि जो मूलभूत सुविधाएं जो कि पूरी तरीके से बाधित होती हुई नजर आ रही है वो उन तक पहुंचाई जा सके। राजधानी कीव की पूरी स्थिति हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। पलायन का प्लान तैयार हो चुका है, यानी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वो तैयारियां की जा चुकी है, क्योंकि राजधानी कीव वही जगह है जहां चारों तरफ से किलेबंदी यानी यूक्रेनी सेना चप्पे चप्पे पर मौजूद है कि रूस की सेना किसी भी सूरत में कीव को फतह ना कर सके। और ये भी समझिए कि आखिर इस वक्त पलायन का प्लान क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि एक और लगातार रूस की ओर से हमले किए जा रहे हैं और क्योंकि अब ठंड का मौसम आ गया है, जिससे पहले रूस और यूक्रेन दोनों ही चाहते थे कि युद्ध थम जाए, लेकिन युद्ध अभी थमा नहीं है। और ऐसे में वहां पर सर्दियों के मौसम में भी ब्लैकआउट की स्थिति है, यानी कि बिजली घरों में नहीं आ रही है। और ऐसे में लोगों को ठंड से बचाने के लिए कोशिश की जा रही है यूक्रेन की तरफ से कि अब उनका रेस्क्यू किया जाए, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। और जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है वो 30 लाख लोगों का निकलकर सामने आ रहा है कि 30 लाख लोगों को निकालने का पूरी तरीके से प्लान है और पलायन का दौर जो है वो भी शुरू हो चुका है यूक्रेन। और वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आरोप ये लगाया है कि ईरान की ही वजह से शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ पा रही है। ईरान इस जंग के दौरान आग में घी डालने का काम कर रहा है और इसी वजह से अब जंग और भयानक रूप लेती जा रही है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को जब से ईरान का साथ मिला है, तब से पुतिन की सेना का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। पुतिन की सेना चुन चुनकर यूक्रेन के ठिकानों को ड्रोन के जरिए टारगेट कर रही है। ईरान के ये आत्मघाती ड्रोन किस इलाके पर गिरेंगे, कब गिरेंगे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जब जब अचानक ये ड्रोन आसमान से अपने टारगेट पर गिरते हैं, अपने पीछे तबाही और बर्बादी का भयावह मंजर छोड़ जाते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने शांति वार्ता के बीच ईरान के हथियारों को सबसे बड़ी बाधा बताया। यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन से बातचीत के दौरान ज़ेलेंस्की ने ईरान पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर ईरान की तरफ से रूस को हथियार न दिए गए होते तो बातचीत के दरवाजे खुल सकते थे। लेकिन ईरान की वजह से यूक्रेन में जो तबाही मची है वो युद्ध की हकीकत को दुनिया के सामने बेनकाब कर रही है। यूक्रेन से जंग में ईरान का नाम अब रूस के साथ साथ क्यों लिया जा रहा है, उसे समझने के लिए ज़ेलेंस्की की चेतावनी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूक्रेन का संकट छोटा नहीं बहुत बड़ा होने वाला है, जिसका असर दुनिया पर पड़ने वाला है। ज़ेलेंस्की ने ईरान पर यह आरोप ऐसे वक्त में लगाए हैं जब ईरान भी ये कबूल कर चुका है कि युद्ध से पहले उसने रूस को ड्रोन की सप्लाई की थी। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन के मुताबिक हमने यूक्रेन में युद्ध से कुछ महीने पहले रूस को सीमित संख्या में ड्रोन की आपूर्ति की थी। उधर यूक्रेन का दावा है रूस अभी तक यूक्रेन में ईरान से मिले करीब 400 ड्रोन का इस्तेमाल कर चुका है, जबकि मॉस्को से ईरान को करीब 2000 ड्रोन का ऑर्डर दिया गया है। इतना ही नहीं, पश्चिमी देश भी ईरान और रूस पर यह आरोप लगा चुके हैं कि यूक्रेन पर एक खास तरह की सांठगांठ के तहत हमला किया जा रहा है, जबकि दोनों ही देश अब तक अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते रहे थे। लेकिन अब यूक्रेन ने सीधे सीधे ये मैसेज देने की कोशिश की है कि यूक्रेन के खिलाफ इस उकसावे वाली जंग में ईरान भी बड़ा हिस्सेदार है और यही वजह है कि जंग का ये दायरा अब और विस्तार लेता जा रहा है। और अब खबर
खबर लेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक पान मसाला फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए कई दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर मौजूद थी और ये आग बुझाने में टीमों के पसीने छूट गए। दूर दूर तक आग की लपटें और काले धुएं का गुबार उठता दिखा जब कानपुर में एक फैक्ट्री को अचानक आग ने अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर मौजूद लोगों में इतनी भीषण आग देखकर हड़कंप मच गया। हर कोई उस आग से दूर जाता दिखा। इस बीच फैक्ट्री से धमाकों की आवाज भी सुनी गई। आग इतनी खतरनाक रूप धारण कर चुकी थी कि उसे देखकर ऐसा लगा मानो सब कुछ राख करके ही छोड़ेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आग ने पूरी फैक्ट्री को जलाकर राख कर दिया। वहीं आग की चपेट में कुछ गाड़ियां और लोग भी आ गए। इस बीच मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया गया कि इस फैक्ट्री में पान मसाला बनाया जाता था और जिस वक्त फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे थे उसी वक्त शॉर्ट सर्किट हुआ और फैक्ट्री में आग तेजी से फैलती चली गई, जिसकी चपेट में आने से कई लोग जख्मी हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और बड़ी खबर आपको बता दें, देश में जारी रहेगा EWS आरक्षण। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने EWS आरक्षण पर मुहर लगा दी है। आज 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने यह फैसला सुनाया है। 3-2 से इस फैसले को हरी झंडी मिली। और देश में जारी रहेगा EWS आरक्षण, जिसके बारे में सुबह से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। और आज कुछ तर्कों के साथ, कुछ दलीलों के साथ आज ये 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस पर मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने EWS कोटे में 10% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने 10% आरक्षण के फैसले को बरकरार रखा है। आर्थिक रूप से जो गरीब हैं उनको ये 10% का जो रिजर्वेशन है, ये प्रावधान यथावत रहेगा, ये चलता रहेगा, इसमें कोई रोक नहीं आई है। सुनवाई के दौरान 5 जजों की राय एक नहीं थी। 5 जजों में 3 जज आरक्षण के पक्ष में थे तो 2 जजों ने इसे असंवैधानिक माना। 3 जजों ने उसमें कहा कि ये जो संशोधन किया गया है वो संविधान की मंशा के अनुरूप है, जबकि जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस मुख्य न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि ये संविधान की मंशा के विपरीत नहीं है और एक्सक्लूजन जो किया गया है वो संविधान की जो मूल भावना है या उसके अनुच्छेद हैं उसके अगेंस्ट है। शिक्षाविद मोहन गोपाल ने इस मामले में 13 सितंबर को पीठ के सामने दलीलें रखी थीं और EWS कोटा संशोधन का विरोध करते हुए इसे आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने का प्रयास बताया था, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए 10% आरक्षण के हक में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिल रहे आरक्षण को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक EWS कोटे के तहत मिलने वाला 10% आरक्षण अब जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और सुनवाई के दौरान 5 जजों की बेंच में से 3 जज आरक्षण के समर्थन में थे। वहीं CJI UU ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने EWS कोटे में आरक्षण का विरोध किया। और अब आपको बताते हैं कि देश में किस वर्ग को कितना आरक्षण मिलता है और कुल कितने लोग आरक्षण के दायरे में आते हैं। आरक्षण व्यवस्था के मुताबिक आपको बता दें कि देश में भी 49.5% लोग आरक्षण के दायरे में आते हैं और ओबीसी के कोटे के लोगों को 27% आरक्षण मिलता है। यानी अभी तक जो ये दायरा है वो 27% का है ओबीसी को। और वहीं अगर बात करें SC यानी अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 15% आरक्षण का प्रावधान भी है। इसके साथ ही ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 7.5% आरक्षण की व्यवस्था है। EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर उनके लिए कितना है? 10%, जिस पे आज सुप्रीम कोर्ट की मुहर मिलेगी। और बड़ी खबर सामने आ रही है दुबई से, जहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास एक इमारत में भीषण आग लग गई है। और इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं, ये राहत की बात है। धू कर जल रही इमारत की ये तस्वीर दुबई से आई। आग लगने की खबर फैलते ही मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। दुबई में सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास एक 35 मंजिला इमारत में आग लग गई। आसमान में काले काले धुएं का गुबार छा गया। इमारत में आग लगने की खबर फैलते ही मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची। रेस्क्यू टीम की मुस्तैदी की वजह से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया।
इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल इमारत में आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। और इस वक्त खबर यूपी के गाजियाबाद से, जहां सड़क पर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने आपत्ति भी जताई, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। सड़क पर नमाज पढ़ने की तस्वीरें सामने आई हैं गाजियाबाद के खोड़ा इलाका से। इन तस्वीरों के जरिए दावा किया गया कि सड़क पर कुछ लोगों ने जुमे की नमाज पढ़ी। जैसे ये तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई, हंगामा शुरू हो गया। हिंदू संगठन के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। हिंदुओं को परेशान करने के नाते से यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। ट्वीट करने के बाद एसएसपी साहब ने खुद संज्ञान में लिया, मुकदमा लिखा है और आश्वासन दिया है कि आगे से इस प्रकार पे कोई भी रोड पे बैठ कर नमाज नहीं पढ़ेगा। तस्वीरें वायरल होने और शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वहीं सड़क पर नमाज पढ़ने वालों की पहचान कर कार्रवाई की। और ईरान से शुरू हुआ हिजाब का विवाद अब भारत पहुंच गया है। केरल में महिलाओं के हिजाब मामले में प्रदर्शन किया गया, हिजाब जलाकर विरोध जताया गया। इस दौरान महिलाओं की आजादी के समर्थन में नारे भी लगाए गए। हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई केरल से। यह महिलाओं ने हिजाब जलाकर अपना विरोध जताया और ईरान में जारी प्रदर्शन का समर्थन किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं की आजादी के नारे भी लगाए जा रहे थे। केरल में इस्लामिक फ्री थिंकर्स की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया, जिसमें कई महिलाएं शामिल हुई। इनके हाथों में पोस्टर बैनर भी थे। इस प्रदर्शन के दौरान भी पुरुष मौजूद रहे। ईरान से शुरू हुआ हिजाब विवाद कई देशों में फैल गया। यूरोप समेत कई देशों में इसे लेकर प्रदर्शन हुए और ईरान सरकार की निंदा की गई। धीरे धीरे ये प्रदर्शन पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में लड़कियों के ग्रुप ने जमकर उत्पात मचाया। 4 लड़कियों ने बीच सड़क पर एक लड़की की जमकर पिटाई कर दी। उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाएंगे। इसका वीडियो भी बाकायदा वायरल हुआ है और ये इस वक्त सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें आप देख सकते हैं 4 लड़कियां यहाँ पर हैं, लेकिन एक ही लड़की की पिटाई करती हुई इनका ये वीडियो वायरल हो गया है। तो 4 लड़कियों ने किस बात को लेकर इस लड़की को पीटा है, इसको लेकर जांच पड़ताल जारी। इंदौर में बीच सड़क पर 4 लड़कियों ने एक लड़की की बेरहमी से पिटाई कर दी। लड़कियों ने कभी उस पर घूंसों की बौछार की तो कभी लातों से पिटाई की। वहीं एक लड़की ने तो बेल्ट से भी लड़की पर हमला बोल दिया। मारपीट के दौरान पीड़ित लड़की ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे पक्ष की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो कुछ न कर सकी और जमीन पर बेसुध होकर पड़ी रही। इस बीच आरोपी लड़कियों ने उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। इस मारपीट के दौरान वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने भी मारपीट को रुकवाने की कोशिश नहीं की। वहीं कुछ लोगों ने इस मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। उधर पीड़ित लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि लड़कियों के बीच किस बात पर यह झड़प हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। और इस वक्त खबर दिल्ली से, जहां प्रदूषण की वजह से लोगों की सांसों पर संकट बना हुआ है। हालांकि कल के मुकाबले आज थोड़ी राहत देखने को मिली जरूर है, जिसकी वजह से अब ग्रैब का चौथा चरण हटाकर तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में कल के मुकाबले प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार हुआ। स्मॉग में भी थोड़ी राहत देखने को मिली, लेकिन अभी भी लोगों की सांसों पर संकट बना हुआ है। धुआं रहता है तो सांस लेने में भी दिक्कत रहती है। वो इतनी फ्रेशनेस नहीं है जो पहले रहती थी। तेज हवाओं की वजह से दिल्ली में पिछले दिनों के मुकाबले AQI लेवल बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी दिल्ली में हवा की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। कई इलाकों में भी सुबह सुबह स्मॉग की चादर छाई रही। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ का इलाका पूरी तरह स्मॉग की कैद में नजर आया, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले लोगों को खासी दिक्कत हुई। दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार तो हुआ, लेकिन अभी भी हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। और दिल्ली में जहरीले प्रदूषण के बीच डेंगू के डराने वाले आंकड़े सामने आने लगे हैं। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में एक हफ्ते में डेंगू के 295 केस दर्ज किए गए हैं।
जबकि अक्टूबर से लेकर अब तक डेंगू के 1238 मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि डेंगू की वजह से इस साल अब तक किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन आंकड़े डराने वाले हैं। इस साल अब तक 2470 केसेस सामने आ चुके हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई राज्यों में इस वक्त बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो कि ये बता रही है कि वहां पर बर्फबारी की वजह से किस तरीके से लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं और एक तरफ ये रास्ते बाधित हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर लोग, कुछ जो पर्यटक हैं वो खुश भी होते हैं ये बर्फबारी की तस्वीरें देखकर, जिसे हालांकि कड़ाके की ठंड की भी स्थिति। और ये गुलमर्ग की तस्वीर है। वहीं गुलमर्ग और सोनमर्ग में तापमान 0 से 3 डिग्री तक नीचे भी पहुंच गया। ताजा बर्फबारी के बाद गुलमर्ग का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। गुलमर्ग में सड़कों पर करीब 5 इंच मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है, जिससे वहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। हालांकि गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद सैलानियों में खुशी का माहौल है। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में भी जोरदार बर्फबारी हुई है, जिसके बाद मुगल रोड पर जमी बर्फ को मशीन की मदद से हटाया गया, जिससे यातायात को सामान्य किया जा सके। उधर कारगिल से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई, क्योंकि कारगिल इलाके में भी सामान्य से अधिक बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे सड़कों पर फिसलन पड़ गई है। हालांकि बर्फ को हटाने के लिए वहां भी मशीनों को लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस से दिल दहला देने वाली एक वीडियो सामने आया है। वहां एक चलती रोडवेज बस में भयानक आग लग गई और जिसके बाद बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। यूपी के एटा से निकली ये बस दिल्ली जा रही थी। तभी हाथरस पहुंचने पर बस में अचानक धुआं उठा और फिर उसमें आग लग गई। शुरुआत में लगी मामूली आग ने धीरे धीरे पूरे बस को अपनी जद में ले लिया। बस का ज्यादातर हिस्सा आग की लपटों से घिरा नजर आया, जबकि उससे उठने वाला काला धुआं चारों तरफ फैलता दिखाई दिया। इस बीच बस में बैठे लोगों ने जल्दी से बस से उतरकर अपनी जान बचाई। हालांकि जैसे ही बस में आग लगी, इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। बस में आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। और अगली खबर राजसमंद से है, जहां बस में कंडक्टर और ड्राइवर पर छेड़छाड़ करने का आरोप महिला ने लगाया है और महिला ने दोनों की चप्पल से बकायदा पिटाई भी की। बस कंडक्टर और ड्राइवर की पिटाई का वीडियो वायरल है। तो अश्लील हरकत पर ये पीटा गया है। ये पिटाई का वीडियो सामने आया है। जानकारी मिल रही है कि राजस्थान के राजसमंद का ये पूरा मामला है। छेड़खानी की गई और उसके बाद महिला ने जमकर पीटा। राजस्थान के राजसमंद में सड़क पर उस वक्त लोगों की भीड़ लग गई जब एक महिला ने बस कंडक्टर और ड्राइवर की चप्पल से पिटाई कर दी। आरोप है कि देवगढ़ से सूरत के बीच चलने वाली बस को ड्राइवर और कंडक्टर ने सड़क किनारे खड़ा कर रखा था, जिसके बाद उन्होंने पास में ही बकरियां चरा रही महिला से अश्लील हरकत की। महिला ने तुरंत शोर मचाया और भीड़ की मदद से दोनों को पकड़ लिया और फिर चप्पल से उनकी पिटाई कर दी। इस दौरान किसी ने पिटाई की यह घटना अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। हालांकि महिला ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की, लेकिन पिटाई का ये वीडियो राजसमंद में चर्चा का विषय बना हुआ है। और मुंबई रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया है, जहां आरपीएफ की महिला जवान देवदूत बनकर सामने आई और उसने लोकल ट्रेन से गिरे एक यात्री की जान बचा ली। मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ की एक महिला जवान ने एक यात्री को ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया। हादसा उस वक्त हुआ जब यात्री लोकल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस बीच उसका पैर अचानक फिसल गया और वो यात्री प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की जगह में जाकर फंस गया। इस बीच ट्रेन चलने लगी। ऐसे में जैसे ही महिला पुलिस जवान ने फंसे हुए यात्री को देखा, उसने तुरंत फुर्ती दिखाई और यात्री को ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया। यह हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया।